नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 15वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज के विषय का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो 1947 के बाद जितने भी घटनाक्रम हुए हैं ना, तो आज की इस क्लास में हम लोग ना एमसीक्यू सीरीज़ के माध्यम से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। और आज का ये जो क्लास है ना वो आप लोगों का अंतिम क्लास है, आप लोगों का इतिहास के सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद कल से ना हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान का जो विषय है ना उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग अपना सामान्य ज्ञान का अगर सिलेबस को देखोगे ना, चाहे आप प्री बीएड का इंट्रेंस एग्जाम दिलाओ, चाहे वो प्री डीएलएड का इंट्रेंस एग्जाम दिलाओ, दोनों का सिलेबस जो लगभग लगभग सेम टाइप से है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को देखना चाहो ना तो भाग दूसरा में करके दिया है, देखो सामान्य ज्ञान। इसमें आप लोगों का ना आज अंतिम क्लास जो होगा इतिहास में, वो आप लोगों का 1947 के बाद जितने भी घटनाक्रम हुए हैं ना, तो उसके बारे में जानेंगे, चाहे वो सुधार आंदोलन के बारे में हो, चाहे वो राष्ट्रीय एकता के बारे में हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एक ही क्लास में ये तीनों टॉपिक को क्या करेंगे, मर्ज कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ना आप सभी लोगों का ना इसका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा ना वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। लगभग लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आज की इस क्लास में कराऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो। और उसके अलावा ना लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को ना प्रैक्टिस के लिए आप लोगों का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी डाल दूंगा, तो वहाँ से ना आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और पीडीएफ के लास्ट में ना उसका आंसर की भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद ना नेक्स्ट क्लास में ना कल से हम लोग क्या करेंगे, तो कल से हम लोग राजनीति विज्ञान को स्टार्ट करेंगे, जिसमें ना जितना भी टॉपिक है उसको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर आप अपना टॉपिक को देखना चाहो ना, तो 1947 के बाद घटनाक्रम के बारे में क्या करेंगे, हम लोग विस्तार पूर्वक इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो जो चीज़ मैं बोलूँगा ना उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करना है। और आप लोगों को ना लगभग 100-150 पेज का एक ना शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ना आप लोगों को रिवीजन करते बन जाए, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए आप लोग चलिएगा साथ में, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और क्लास ये जो खत्म हो जाएगा ना उसके बाद पूरा पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए ध्यानपूर्वक सबसे पहले आप इसको पढ़िए। 1947 के बाद भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ हुआ, जो देश के नए विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के दौर था। स्वतंत्र भारत के पश्चात भारत ने अपने नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियों का सामना भी किया। स्वतंत्र भारत के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ विभाजन का सामना किया, जिसने देश सांप्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ा, जिससे देश में महत्वपूर्ण राजनीति और सामाजिक परिवर्तन हुए। इसके बावजूद भारत ने एक समृद्ध और विविध सामाजिक संरचना बनाने का प्रयास किया। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। भारत ने अपनी संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगुवाई में संविधान निर्माण समिति ने भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसका देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही नेहरू जी की विदेश नीति, जिसमें पंचशील समझौता गुटनिरपेक्ष ने देश को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में भारत ने विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए नई योजना शुरू की। साथ ही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, हरित क्रांति की शुरुआत आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास की गति में वृद्धि हुई। भारत ने अपने समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए कई आवश्यक कदम उठाए। नई शिक्षा और व्यवस्था नीतियां लागू की गई और गरीबी की हालत में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए गए। इन सभी घटनाओं ने भारत को एक मजबूत और समृद्ध देश के रूप में स्थापित किया, जो विकास और प्रगति की दिशा में अग्रसर हो रहा है। तो आप लोगों को ना केवल केवल 1947 के बाद जितने भी घटनाक्रम है ना उसमें एक नॉर्मल सी भूमिका था, आप लोगों को केवल एक बार इसको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक्चुअल जो आप लोगों का प्रश्न शुरू होता है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को नोट करते हुए आप लोग चलिएगा। और उसके बाद ना आज का ये जो क्लास खत्म हो जाएगा वो पूरा पीडीएफ रहेगा, वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डालूंगा तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक चीज़ आप लोग जान लो, आप लोगों को जितना भी सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन या पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, किसी और को देने की कोई आवश्यकता नहीं है, खुद पढ़ो, क्योंकि खुद आपने क्या किया है, परचेस किया है,
इसके लिए, मेहनत किया है इसके लिए, तो खुद किसी और को प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, कंपटीशन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अपने तक ही रखो, अपना पर्सनल रखो, अपनी तैयारी करो, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल एवं जिन्ना, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू एवं अयूब खां, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री एवं अयूब खां, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू एवं जिन्ना। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप गेस कीजिए, उसके बाद ना ये क्या है ताशकंद समझौता, आप लोगों को ये समझाऊंगा किनके किनके बीच हुआ था, ये भी आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। पूरा आप लोगों को हिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि पूरा हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। 1947 के बाद बहुत सारी घटनाएं हुए, तो सारी को तो नहीं बता सकता ना, लेकिन मुख्य मुख्य जो चीज़ है ना वो आप लोगों को बताऊंगा और क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा मैं, ठीक है, कि ताशकंद समझौता क्या है, किनके बीच हुआ था। उसके अलावा अन्य जो घटना के बारे में पढ़ेंगे उसको भी अच्छे से समझाऊंगा। और जितने भी सारा चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, क्या करना आप लोग, केवल समझने की कोशिश करना, आप लोग रटना बिल्कुल मत, ठीक है। जो जो डाटा होगा केवल उसे ही रटिएगा, बाकी को आप समझने की कोशिश कीजिएगा और समझो, और सारे ऑप्शन को मैं बताने की आप लोगों को बिल्कुल कोशिश करूंगा। लेकिन पहले आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री एवं अयूब खां करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ताशकंद समझौते पर जिन्होंने हस्ताक्षर किया वो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री था और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है वो अयूब खां। तो इन दोनों के बीच क्या हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था। और ताशकंद समझौता क्या है अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना, तो ताशकंद जो समझौता है ना वो 1965 में, कब, तो 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध को शांत करने के लिए 1966 में, कब, तो 10 जनवरी 1966 में ताशकंद नामक स्थान पर, कहाँ के, तो सोवियत संघ के ताशकंद नामक स्थान पर ना क्या किया गया था, इस युद्ध को शांत करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये जो ताशकंद समझौता है वो किया गया था। और किनके बीच हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां। लाल बहादुर शास्त्री जो है वो भारत के प्रधानमंत्री था और अयूब खां जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री था। तो 1965 में जो युद्ध हुआ था उसको ख़त्म करने के लिए 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता किया गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों को ये बताऊँ ना कि भारत पाकिस्तान का टोटल कितना युद्ध हुआ है, तो भारत पाकिस्तान का ना टोटल 4 बार युद्ध हुआ है। कितना, तो भारत पाकिस्तान का कुल मिलाकर के 4 बार युद्ध हुआ है। सबसे पहले 1947 में हुआ था, जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस समय एक युद्ध हुआ था। दूसरा जो युद्ध है वो 1965 में हुआ था। तीसरा जो युद्ध है वो 1971 में हुआ था। और चौथा जो युद्ध है वो 1999 में हुआ था, जिसे ना कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। और अगर आप लोगों को ना ये चारों युद्ध के नाम को बताओ ना, तो पहला जो युद्ध है वो कश्मीर युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा दूसरा जो युद्ध है ना वो 1965 में हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है, भारत पाकिस्तान का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। उसके अलावा तीसरा जो युद्ध है वो 1971 में हुआ था। कब, तो तीसरा जो युद्ध है वो 1971 में हुआ था, जिसे भारत ने क्या किया था, बांग्लादेश को क्या किया था, स्वतंत्र किया था। तो ये तीसरा युद्ध कहलाता है। उसके अलावा चौथा जो युद्ध है वो 1999 में हुआ था। कब, तो चौथा जो युद्ध है ना वो 1999 में हुआ था, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो टोटल भारत पाकिस्तान का 4 बार युद्ध हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है कम से कम, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। एटलीस्ट ज़्यादा आप लोगों को बताता हूँ तो आपके नॉलेज के लिए, आपके समझ के लिए केवल आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है इन चारों चीज़ों के बारे में। ये जो आप लोगों का जो नॉलेज है ना जीके का ना, वो केवल आपके एग्ज़ाम तक ही सीमित नहीं रहेगा। आगे चल कर के भविष्य में आप लोग क्या करोगे, कंपटीशन एग्ज़ाम भी दिलाओगे ना जी आगे चल कर के, तो उसके लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ख़ास तौर से आप लोगों को क्या करना है, याद रखते हुए चलना है, समझने की कोशिश करना है सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को आप ध्यान से पढ़ते हैं। तेभागा आंदोलन किसने किया था? ऑप्शन ए किसानों ने, ऑप्शन बी जमींदारों ने, ऑप्शन सी मजदूरों ने, या ऑप्शन डी राष्ट्रवादियों ने। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए किसानों ने करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तेभागा आंदोलन किसने किया था? तो तेभागा जो आंदोलन है वो किसानों ने किया था। और क्यों किया गया था और कब किया गया था? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि तेभागा आंदोलन है क्या। तेभागा जो आंदोलन है ना वो किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था, जो बंगाल में शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 1946-47 में किया गया था। कब? तो 1946-47 में ना ये तेभागा आंदोलन किया गया था, बंगाल में किया गया था। क्यों किया गया था?
तो देखो जो जमींदार था ना वो क्या करता था, ज़्यादा हिस्सा ले लेता था। क्या करता था, तो ज़्यादा हिस्सा ले लेता था उपज का किसानों से। तो किसान क्या करने लगे, आंदोलन किया 1946-47 में। और उनका कहना ये था कि जो भी फसलें होता है तो उन फसल का कम से कम 1/3 हिस्सा आप लो, पूरी तरह से ज़्यादा मत लो या बराबर मत लो बोल करके। तो इस वजह से क्या किया गया था, किसानों द्वारा ना तेभागा आंदोलन किया गया था 1946-47 के मध्य में। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, केवल इसके सन को याद रख सकते हो कि 1946-47 में हुआ, किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। जिसमें क्या किया गया था, ये आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो जमींदार है वो ज़्यादा हिस्सा ले लेता था, मतलब 50% ले लेता था ना। तो इसको क्या किया गया, इसको कम कराने के लिए आंदोलन किया गया। और उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो 1/3 हिस्सा केवल उनको कर के रूप में देने का क्या था, प्रावधान करने के लिए आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए तेभागा आंदोलन क्या किया गया था, किसानों द्वारा शुरू किया गया था। केवल आप लोगों को इतना ही याद रखना है, ज़्यादा रटने की आवश्यकता इसको नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को आप ध्यान से पढ़िए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए आचार्य कृपलानी, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे या ऑप्शन डी आचार्य कर्वे। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी आचार्य विनोबा भावे करेक्ट हो जाएगा। इसमें कैसे, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया था ना वो आचार्य विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोग ये जान लो कि भूदान आंदोलन है क्या। भूदान आंदोलन जो है ना वो 1951 में शुरू हुआ था। कब? तो 1951 में भूदान आंदोलन शुरू हुआ था। और किसने शुरू किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। और ये भूदान आंदोलन एक्चुअल में है क्या? तो भूदान आंदोलन का मतलब ये है कि जो जमींदार है ना उसके पास क्या रहता था, बहुत सारा जमीन होता था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उस जमीन को क्या करता था, स्वेच्छा से जमींदारों से ना प्राप्त करता था आचार्य विनोबा भावे। और उस जमीन को क्या करता था, किसान वर्ग में बांट देता था। तो इसी प्रकार से जो वितरण है ना, जो स्वेच्छा से क्या करता था, प्राप्त करता था जमींदारों से, और किसको बांट देता था, किसानों को बांट देता था उस जमीन को। तो इसे ही क्या कहा गया, भूदान आंदोलन कहा गया, मतलब भूमिदान आंदोलन कहा गया इसे। और ये पूरी तरह से ना एक अहिंसक आंदोलन था और शांतिपूर्ण तरीके से किया गया आंदोलन था, जो 1951 में शुरू हुआ। और शुरुआत करने वाला आचार्य विनोबा भावे था। केवल आप लोगों को इतना याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मतलब ऐसे ऐसे आंदोलन के बारे में सुनना को मिल रहा है ना आप लोगों को, जो आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन कुछ भी करो, आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा जी इन सारी चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह में पूछा गया है, तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आप लोगों को केवल एक टारगेट ये नहीं लेना है कि आप लोगों को केवल प्री बीएड या प्री डीएलएड के लिए पढ़ना है। आने वाले आपके भविष्य के लिए जो आप कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाओगे ना, तो उसके लिए भी ज़्यादा बेहतर है ये जो सारा चीज़ जो आप पढ़ रहे हो वो। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्या करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, इसीलिए सारा चीज़ को मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को आप ध्यान से पढ़िए। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में स्वास्थ्य मंत्री थे? ऑप्शन ए अमृत कौर, ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी जगजीवन राम या ऑप्शन डी जॉन मिथाई। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है अमृत कौर, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में स्वास्थ्य मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत में ना जो प्रथम स्वास्थ्य मंत्री जो था ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अमृत कौर जो है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिपरिषद का जो गठन हुआ उसमें स्वास्थ्य मंत्री था। ठीक है, केवल आप लोगों को नाम को याद रखना है, ज़्यादा इसको पढ़ने का या रटने की आवश्यकता इनको नहीं है आपको। चलिए प्रश्न क्रमांक पाँचवा को पढ़िए। आप लोगों के लिए कोर्ट में प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। 1 2 3 करके कथन दिया है। सबसे फर्स्ट कथन को ध्यान से पढ़िए। 19वीं शताब्दी में भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। दूसरा, अनेक समाज सुधार आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। तीसरा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने राष्ट्रीय चेतना का मार्ग प्रशस्त किया। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 2 एवं 3 सही, ऑप्शन बी 1 व 2 सही, ऑप्शन सी 2 व 3 सही या ऑप्शन डी 1 व 3 सही। देखो अभी के डेट में इसी प्रकार से जो प्रश्न है ना वो पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को इसीलिए बोलता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है ना उसे केवल समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसी प्रकार से पूछा जाएगा। और आपके माइंड में ये सवाल नहीं आने चाहिए कि सर सिंगल टाइप से प्रश्न नहीं आता तो हमको सिंगल प्रश्न नहीं बनाना है, नहीं पढ़ना है। तो ये आप लोग ध्यान रख लो, 2 3 प्रश्नों को मर्ज करके अभी के डेट में
पूछा जा रहा है। जो चीज़ आप लोगों को आंदोलन में बता रहा हूँ ना, चाहे वो तेभागा आंदोलन हो जाए, चाहे वो आप लोगों का भूदान आंदोलन हो जाए, ठीक है। तो इन आंदोलन से आप लोगों को क्या सीखने को मिलेगा, अलग अलग आप लोगों को अगर तेभागा आंदोलन भूदान आंदोलन को अगर अलग अलग पढ़ाऊंगा ना तो पूरा एक क्लास हो जाएगा एक ही आंदोलन को पढ़ाते हुए। इतना लंबा करूंगा तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन उसका जो टॉपिक है वो खत्म ही नहीं होगा। तो इसीलिए शॉर्ट के सिंगल प्रश्न में पूरा उस टॉपिक को ना आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ उसमें। क्यों? क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा। उसके अलावा आपको तेभागा आंदोलन क्या है ये पता चल गया ना, भूदान आंदोलन क्या है, किसने शुरू किया था, कब हुआ था, ये पता चल गया ना। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर देंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। ये आप लोगों का हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कहलाता है। इसी वजह से आप लोगों को सिंगल प्रश्न में जितने भी प्रकार से जो डाटा है ना वो बताता हूँ, ताकि उसमें से कैसे भी प्रश्न पूछे इजी तरीके से आप लोगों से बन जाए, इसके वजह से। इसीलिए बोलता हूँ आप लोगों को क्या करना है, समझते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए, फिर आप लोगों का इसका भी विस्तार पूर्वक आंसर बताऊंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एवं 3 सही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित कथन को पढ़िए बोल करके 3 कथन दिया है। सबसे पहला कथन पढ़िए, 19वीं शताब्दी में भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। तो ये करेक्ट हो जाएगा कि 19वीं शताब्दी में भारत में क्या हुआ था, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ था। उसके अलावा दूसरा, अनेक समाज सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना जी कि यहाँ 1947 के बाद क्या हुआ था, अनेक प्रकार के जो समाज सुधार आंदोलन है उसका भी सूत्रपात हुआ था, ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने राष्ट्रीय चेतना का मार्ग प्रशस्त किया था। तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने क्या किया, राष्ट्रीय चेतना का मार्ग भी प्रशस्त किया, तो ये भी करेक्ट है। देखो तीनों के तीनों पॉजिटिव वे में है ना, तो इसीलिए तीनों के तीनों जो आंसर है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़िए। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इनमें से किसने वहाबी आंदोलन का सूत्रपात किया था? ऑप्शन ए सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी मौलवी अहमद खां, ऑप्शन सी चौधरी अहमद खां या ऑप्शन डी मोहम्मद खां। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है सैयद अहमद खां करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इनमें से किसने वहाबी आंदोलन का सूत्रपात किया? तो वहाबी आंदोलन का जो सूत्रपात किया था वो सैयद अहमद खां जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा ये जान लो कि वहाबी आंदोलन क्या है। तो वहाबी आंदोलन जो है ना वो 19वीं शताब्दी के दौरान एक इस्लामी सुधारवादी आंदोलन था। क्या? तो एक जो है ना वो इस्लामी सुधारवादी आंदोलन था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो वो गैर इस्लामी प्रभावों से मुक्त होना, और उसके अलावा जो इस्लामवादी जो विचारधारा है ना तो उस पर अमल करना। और उसके अलावा ना ये जो आंदोलन है वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया था। तो ये भी चीज़ आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और इसे जिहादी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें केवल जो प्योर जो इस्लामी प्रभाव है ना तो उसमें आना, और गैर इस्लामी प्रभाव से मुक्त होने के लिए क्या किया गया था, तो ये वहाबी आंदोलन शुरुआत किया गया था। और वहाबी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, तो वो सैयद अहमद खान ने किया था। ये आप लोगों को याद रखना है, केवल इतना सारा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी विलियम मैक्स मूलर, ऑप्शन सी जॉन डिग्बी, ऑप्शन डी सर जॉन सोर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए सर विलियम जोन्स करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक जो थे वो सर विलियम जोन्स थे, ये आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि एशियाटिक सोसाइटी क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को बताता हूँ एशियाटिक सोसाइटी क्या है। तो एशियाटिक जो सोसाइटी है ना उसकी जो स्थापना है वो सबसे पहले 15 जनवरी 1784 में होता। कब? तो 15 जनवरी 1784 में इसकी क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। कौन से स्थान में किया गया था? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में किया गया था। कहाँ? तो कौन सा स्थान था? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में इसकी स्थापना किया गया था। और ये जो एशियाटिक सोसाइटी है उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य है ना वो भारत और एशिया में जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक और वैज्ञानिक जो विरासत है ना तो उसका अध्ययन करने के लिए क्या किया गया था, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया था। और इसके महत्व के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ ना तो इनमें क्या था, तो भारतीय इतिहास और साहित्य में ना समझने के लिए मदद मिलता था।
था। क्या? तो भारतीय इतिहास और साहित्य को समझने के लिए ना मदद मिलता था इस एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से। और ये जो एशियाटिक सोसाइटी जो है ना, उन्होंने कालिदास द्वारा जो एक रचित जो ग्रंथ था ना अभिज्ञान शकुंतलम, तो उसका ना अंग्रेजी में भी क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था, जिससे क्या है जो अंग्रेज है वो भी समझ पाए इसके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित समाज धर्म आंदोलन को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ क्या दिया है, समाज धर्म आंदोलन दिया गया है, और एक तरफ उनका संस्थापक दिया है इसमें। तो ए को पढ़िए धर्म सभा, बी को पढ़िए परमहंस, सी को पढ़िए राधा स्वामी सत्संग, और डी वेद समाज। उसके अलावा पहला दिया है शिव नारायण अग्निहोत्री, और दूसरा दिया है तुलसीराम, तीसरा दिया है राधाकांत देव, और चौथा दिया है दादोबा पांडुरंगा। तो आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा, एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या क्या इसका आंसर हो सकता है। देखो, आप लोग जितना ज़्यादा विस्तार से पढ़ोगे अभी उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके एग्ज़ाम के लिए उस टाइम पे। क्योंकि देखो आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रश्न में जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उस प्रकार से आप लोग क्या कर रहे हो, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपका ना बाकियों से बेहतर बनाएगा इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ोगे तो इसीलिए क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को एडिशनल पढ़ाने की कोशिश करो, बाकियों से आप एक्स्ट्रा नॉलेज कैसे ले सकते हो बोल करके ये सारा चीज़ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले एक तरफ ना समाज धर्म आंदोलन करके दिया है और एक तरफ उनके संस्थापक दिया है, तो दोनों को मिलाते हैं। ए दिया है धर्म सभा, तो धर्म सभा जो है ना वो राधाकांत देव ने किया था। दूसरा देखो परमहंस, तो परमहंस जो है रहेगा ना वो दादोबा पांडुरंगा ने किया था। उसके अलावा तीसरा देखो राधा स्वामी सत्संग, तो राधा स्वामी सत्संग जो है ना वो तुलसी राम ने किया था। और उसके अलावा देव समाज, तो देव समाज जो है ना वो शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। क्या? तो एक तरफ इसमें क्या दिया गया था, धर्म समाज का अलग अलग आंदोलन जो हुआ था ना उसको दिया गया है, और एक तरफ उसके क्या है संस्थापक को दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार केवल इसको पढ़ लेना है, एकदम ही इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ना सरसरी निगाहों से आप लोग केवल इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को आप ध्यान से पढ़िए। ईवी रामास्वामी नायकर ने दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चलाया था? ऑप्शन ए सत्यशोधक आंदोलन, ऑप्शन बी ब्राह्मण विरोधी आंदोलन, ऑप्शन सी स्वाभिमान आंदोलन, या ऑप्शन डी द्रविड़ पलानी आंदोलन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी स्वाभिमान आंदोलन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ईवी रामास्वामी नायकर ने दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चलाया था? तो ईवी रामास्वामी नायकर जो है ना इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और कब चलाया था? तो 1925 में चला था। कब? तो 1925 में चलाया था। कहाँ चलाया था? तो वो तमिलनाडु में चलाया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके जो संस्थापक है ना स्वाभिमान आंदोलन के, तो वो ईवी रामास्वामी नायकर है, ये आप लोगों को याद रखना है, जिसे पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। और स्वाभिमान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो स्वाभिमान आंदोलन का जो उद्देश्य था वो जाति व्यवस्था, छुआछूत और धर्म के नाम पर जो शोषण होता था ना, तो उसे खत्म करने के लिए ये जो आंदोलन है वो चलाया गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसके बारे में केवल इतना सा ही। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए सत्यशोधक आंदोलन क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। सत्यशोधक जो आंदोलन है ना वो ज्योतिबा फुले द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फुले द्वारा चलाया गया सत्यशोधक आंदोलन है। और ये जो आंदोलन है ना वो कब चला था? तो 1873 में चलाया गया था। कब? तो 1873 में चलाया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। कहाँ चलाया गया था? तो वो पुणे महाराष्ट्र में चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो ये सामाजिक सुधार आंदोलन था। क्या? तो सामाजिक सुधार आंदोलन था, ये आप लोगों को याद रखना है, इतना सारा चीज़ आप लोगों को। ठीक है, तो केवल ना ये जो दोनों है ना ए और बी, सत्यशोधक आंदोलन और स्वाभिमान आंदोलन, केवल ये दोनों ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो केवल आप लोग इन दोनों को ही जान लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं। बाकी का वो दो ऑप्शन था ना वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आप लोगों को नहीं बताया हूँ। ठीक है,
चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संस्थापक अथवा संस्थापकों से सुमेलित कीजिए। सबसे पहला इसमें समाचार पत्र करके दिया है, पहला दिया है मिरातुल अखबार, बी करके दिया है कामरेड, सी करके दिया है अल हिलाल और डी करके दिया है युगांतर। उसके अलावा संपादक संस्थापक करके दिया है पहला मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, दूसरा बरेंद्र कुमार घोष और तीसरा मोहम्मद अली और चौथा राजा राम मोहन राय। उसके अलावा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए, फिर आप लोगों का इसका आंसर दूंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो एक तरफ दिया है समाचार पत्र और एक तरफ उसके संस्थापक का नाम दिया है, दोनों को क्या करना है आपस में सुमेलित करना है, मिलाते हुए चलना है। तो सबसे पहला एक वो देखो मिरातुल अखबार, तो मिरातुल अखबार का संपादक कौन है? तो मिरातुल अखबार का जो संपादक है ना वो राजा राम मोहन राय है, ये आप लोगों को क्या करना है याद रखना है। उसके अलावा बी कामरेड, तो कामरेड के संस्थापक कौन है? तो कामरेड के जो संस्थापक है ना वो मोहम्मद अली है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा अल हिलाल, हिलाल के संस्थापक जो है ना वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा युगांतर, युगांतर के जो संस्थापक है ना वो बरिंद्र कुमार घोष है। ठीक है, तो आप लोगों को केवल एक बार इसको पढ़ लेना है, मिला लेना है आप लोगों को। ठीक है, एकदम रटिएगा मत, केवल इनको सरसरी निगाहों से क्या करना पढ़ते हुए चलना, ताकि एग्जाम में आए ना तो एक बार कम से कम क्या रहे, एक बार पढ़े रहोगे ना तो आपके माइंड में वो क्लिक करेगा कि हाँ इसे मैंने पढ़ा था, कहीं ना कहीं पढ़ा था बोल करके, तो आपको एक आइडिया लग जाता है। इस प्रकार से अगर क्या करोगे पढ़ते हुए चलोगे तो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दमन व द्वीप, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या ऑप्शन डी पांडुचेरी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र का मतलब यह है कि जी कि केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरी बोला है इसमें। तो भारत में टोटल टोटल कितना यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो टोटल 8 है। कौन कौन सा है? तो सबसे पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन? तो सबसे पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दूसरा जो होगा वो चंडीगढ़ हो जाएगा। तीसरा जो होगा वो दादर नागर हवेली और दमन दीव हो जाएगा। क्या? तो दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है ना उसको एक ही में मर्ज कर दिया गया था। पहले दादर नागर हवेली अलग था और दमन दीव अलग था, लेकिन ना 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया था, दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक में मर्ज कर दिया गया था और वो क्या कहलाया, एक ही केंद्र शासित प्रदेश कहलाया। उसके अलावा दिल्ली हो जाएगा चौथा में। पांचवा जो होगा वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। छठवां जो होगा वो लद्दाख हो जाएगा। सातवां जो होगा वो लक्षद्वीप हो जाएगा और आठवां जो हो जाएगा वो पुडुचेरी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल क्या था, तो टोटल जो है ना वो 8 संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, मतलब जो यूनियन टेरिटरी है ये बोल सकते हो या केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हो। तो टोटल अभी 8 है, पहले 9 था। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का एक राज्य है केवल वो। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश ये नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। एटलीस्ट कम से कम आप लोगों को अपने जितने भी 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना उसके नाम तो याद होने चाहिए जी, कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो एक लाइन से आप लोग क्या करना, इंडिया का मैप बना सकते हो और मैप बना करके ना कहाँ कहाँ पर है ना ये आप लोग याद रख सकते हो। ऐसे याद रखोगे ना तो बहुत जल्दी आप लोगों को याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो फ्रंट में आप लोगों को क्या हो जाएगा, फ्रंट में जम्मू कश्मीर हो जाएगा, नीचे में जस्ट आओगे दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली के बाद चंडीगढ़ आ जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर में ही क्या है लद्दाख है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। जस्ट उसके नीचे में फिर आओगे तो फिर लक्षद्वीप कहाँ पास है, दादर नागर हवेली कहाँ पास है, अंडमान निकोबार कहाँ पास है। तो इस प्रकार से अलग अलग ऐसे एक पढ़ करके पढ़ोगे ना तो ईजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को पढ़िए। छत्तीसगढ़ राज्य कब स्वरूप में आया? ये तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी है जी, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000 को, ऑप्शन सी 10 नवंबर 2000 को या ऑप्शन डी 1 जनवरी 2000 को। ये तो पता होगा आप लोगों को।
तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है 1 नवंबर 2000 को करेक्ट हो जाएगा। ये तो इजी था आप लोगों के लिए जी। छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप कब आया? तो छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था, ये आप लोगों को तो पता होगा। और ये कौन सा राज्य बना था? तो ये 26वां राज्य बना था भारत का, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और किससे अलग होकर के बना था? तो वो मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य बना था। उसके अलावा पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा अलग हुआ था? तो वो दक्षिण पूर्व हिस्सा अलग हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ और कौन कौन से जो राज्य है वो अलग से स्वतंत्र राज्य बना था? तो उसके अलावा ना उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, कौन? तो उत्तर प्रदेश से ना उत्तराखंड जो है ना वो 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। कब? तो 9 नवंबर सन 2000 को ना उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड है वो एक अलग राज्य बना था। उसी प्रकार से बिहार से ना जो झारखंड है वो अलग से राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को। तो ये भी ध्यान रखना है, एक साथ पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के साथ और कौन कौन से राज्य जो है वो अन्य राज्यों से अलग हुआ था, मतलब अलग से राज्य बना था। तो पहला हो जाएगा छत्तीसगढ़, दूसरा हो जाएगा झारखंड और तीसरा जो हो जाएगा वो उत्तराखंड। तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड जो अलग से राज्य बना था वो 9 नवंबर को बना था। उसके अलावा झारखंड जो है वो 15 नवंबर को अलग से बना था, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इन दोनों तीनों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को केवल एक प्रश्न नहीं पढ़ना है, इसीलिए बोलता हूँ कि मैं ना उसमें जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं इन सारी चीज़ों को बताता हूँ। एक डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा जाता है कि मातृ जो लैंड है वो कौन सा है, ये पूछा जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा था? तो दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए। राज्य के निर्माण हेतु गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए फजल अली, ऑप्शन बी के एम फर्नीकर, ऑप्शन सी हृदय नाथ कुंजर या ऑप्शन डी एम अय्यर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए फजल अली करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राज्य के निर्माण हेतु गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि भारत जो है वो आज़ाद होने के बाद सबसे पहले 1953 में, कब? तो भारत के आज़ाद होने के बाद सबसे पहले 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग हेतु ना राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया था? तो उसका गठन किया गया था। और उसका जो सबसे पहला अध्यक्ष वो कौन थे? तो वो फजल अली था। और फजल अली कौन था? तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश था फजल अली। और इनको क्या किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का सबसे पहले अध्यक्ष बनाया था भाषाई आधार पर। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए फजल अली इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1953 में स्टार्ट हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक चीज़ आप लोगों को ये भी बता दूं कि इन्हीं ने ना क्या किया था, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश से क्या किया गया था, भाषाई आधार पर जो राज्य है ना उसका अलग से गठन किया गया था, उसका विभाजन किया था अलग अलग आधार पर। जैसे आंध्रा बोलने वालों का आंध्र प्रदेश, उड़िया बोलने वालों को उड़ीसा, है ना, तमिल बोलने वालों को तमिलनाडु। तो इसीलिए क्या किया गया था, भाषाई आधार पर राज्य का क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। पुर्तगालियों से मुक्त होने के उपलक्ष्य में गोवा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर 1961, ऑप्शन बी 19 दिसंबर 1961, ऑप्शन सी 20 दिसंबर 1961 या ऑप्शन डी 30 दिसंबर 1961। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 19 दिसंबर 1961 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पुर्तगालियों से मुक्त होने के उपलक्ष्य में गोवा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है। और ये गोवा मुक्त दिवस क्या है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये बताऊँ ना, तो 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने क्या किया था, ऑपरेशन विजय चलाया था। क्या? तो 19 दिसंबर 1961 को क्या किया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया था। और इस अभियान की शुरुआत में क्या किया गया था,
था? गोवा, दमन दीव, और इसमें क्या किया गया था? जो पुर्तगालियों का जो शासन था ना उससे मुक्त कराया गया था। तो इसीलिए क्या क्या किया जाता है? तो इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है इस दिन को, ठीक है, 19 दिसंबर 1920 को। और ये ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए इस दिन को गोवा मुक्ति दिवस के नाम पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को अब ध्यान से पढ़िए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, या ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर है 9 दिसंबर 1946 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है ना, वो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा थोड़ा सा आप लोग ये जान लो कि ये जो संविधान सभा की पहली बैठक संपन्न हुआ था ना, उसका जो अध्यक्ष था वो सच्चिदानंद सिन्हा था। और कहाँ इसका बैठक हुआ था? तो वो दिल्ली में हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो वर्तमान में अभी क्या है, तो वो संसद भवन बना हुआ है, ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अलावा ऑप्शन नंबर सी के बारे में जान लो, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को ना भारत की संविधान सभा ने क्या किया था? संविधान को अपनाया था। क्या? तो भारतीय संविधान को क्या किया गया था? अपनाया था इस दिन में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा आप लोगों को तो पता होगा जी, 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, ये आप लोगों को वैसे ही पता होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। सूची एक को सूची दो से मिलान करें। सूची एक में क्या क्या दिया है इसको पढ़ते हैं। एक को पढ़िए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बी करके दिया है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सी करके दिया है सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, और डी करके दिया है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी करके। सूची दो में क्या क्या है इसको पढ़िए। पहला दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा दिया है के.टी. तेलंग, और तीसरा दिया है राधाकांत देव, और चौथा दिया है सैयद अमीर अली। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी करके दिया है। तो क्या इसमें आंसर हो सकता है? आपको ये बताना है कौन किससे संबंधित है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सूची एक को सूची दो से मिलाते हैं। सबसे पहला ए करके दिया है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है ना, वो राधाकांत इससे संबंधित थे। उसके अलावा दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो एसोसिएशन हो गए वो किससे संबंधित था? तो वो के.टी. तेलंग से संबंधित था, तो ये ध्यान रखना है। तीसरा को देखिए सी करके दिया है इसको सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, तो सेंट्रल मोहम्मडन एसोसिएशन जो होगा ना, वो सैयद अमीर अली से संबंधित है। और उसके अलावा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ये जो है ना वो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है, जो महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे, ये आप लोगों को पता होगा। तो आप लोगों को क्या है, केवल ना आज की इस क्लास में इतना ही पढ़ना था। बाकी ये सारा जो क्वेश्चन है ना, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन और आप लोगों का है ना, तो इसको मैं अपने ना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। तो वहाँ से क्या करना, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये तमाम जो कूट वगैरह में जो प्रश्न है ना, इन सारी चीज़ों को आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और पीडीएफ के लास्ट में ना इन सभी का आंसर दे दूंगा, और जो चीज़ समझ में ना आए ना, आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उसका भी आप लोगों का आंसर दे दूंगा, ठीक है। और हाँ, जितना भी सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सीमित करके रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हो? तो सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा। मेरे प्रोफाइल में कमेंट करके बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है, तो वहाँ से आपके नंबर लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं।